हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में कुछ विज्ञापन जारी हुए हैं ग्रुप सी एग्ज़ाम्स के, तो बहुत सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। ठीक है, जैसे अभी कनिष्ठ सहायक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि 19 जनवरी को जिसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है, और उसी एग्ज़ाम को लेकर मेनली मैंने ये सीरीज़ शुरू की है। ठीक है, जिसमें कि कल से हमारे द्वारा हिंदी शुरू की गई है, और हिंदी में कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा। तो देखिए, हिंदी में सबसे पहले कल हमने पढ़ा था कि भाषा जो है, भाषा शब्द जो है ये किस धातु से मिलकर बना है। तो भाषा बना है आपका भास धातु से मिलकर, और भास धातु का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि भाषा का शाब्दिक अर्थ होगा विचार प्रकट करना। ठीक है, विचार क्या होगा? विचार मनुष्य के मन का वह भाव होता है जिसमें कोई भी आवाज़ नहीं होती, या आप बोल सकते हैं कि विचार मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई है। और अगर हम भाषा को परिभाषित करना चाहें, कल भी हमने काफ़ी डीप पढ़ रखा है कि भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के साथ अपने विचारों का क्या करता है, लेन देन करता है, विचार विमर्श करता है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? भाषा बोल सकते हैं। फिर हमने देखा था कि भाषा के विकास का क्रम किसी भी व्यक्ति में, इसको हम याद कर सकते हैं सुबोपली, संस्कृत में हम बोल सकते हैं श्रौपले, श्रवण, वदन, पठन और लेखन। तो जैसे सु से हो गया सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। किसी बच्चे के विकास के क्रम को भी आप समझ सकते हैं। कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद सबसे पहले क्या करता है, अपने बड़ों की बात को सुनता है, सुनने के बाद उसका अनुकरण करने की कोशिश करता है, उसे बोलता है, बोलने के बाद पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। यही किसी भी व्यक्ति या किसी भी बच्चे में भाषा के विकास का क्रम होता है। फिर हमने देखा था भाषा के प्रकार के बारे में। तो भाषा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है और सामने वाला उसे सुनकर ग्रहण करता है। लिखित भाषा, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर करता है और सामने वाला उसे पढ़कर ग्रहण करता है। और सांकेतिक भाषा, जिसमें कि व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान संकेत या इशारों के द्वारा करता है। इसके कई सारे हमने कल एग्जाम्पल भी देखे थे, तो वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हिंदी का 3 प्रकार से हम दृष्टिकोण पढ़ेंगे: ऐतिहासिक दृष्टिकोण, भौगोलिक दृष्टिकोण और राजनीतिक दृष्टिकोण। किस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ और हिंदी कैसे हमारा प्रभाव में आती है। तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है हिंदी का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो हिंदी के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को समझने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारी मूल भाषा क्या होती है। हमारी मूल भाषा या जगत जननी भाषा किसे बोला जाता है? संस्कृत को बोला जाता है। जगत जननी क्यों बोला गया है ऐसे? जगत जननी इसलिए बोला गया है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि संसार की जितनी भी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, जितनी भी संसार में भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं की उत्पत्ति हमारी संस्कृत भाषा से ही मानी गई है। इसीलिए इसे मूल भाषा या जगत जननी भाषा भी बोला गया है। और आरंभिक तौर पर या प्रारंभ में संस्कृत के 2 रूप प्रचलन में थे: वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। क्योंकि वैदिक संस्कृत, जिसमें कि वेद, उपनिषद और पुराणों की रचना हुई है, ये काफ़ी समझने में काफ़ी कठिन भाषा थी। इसीलिए उस टाइम पे जो आम जनमानस की भाषा हुआ करती थी वो थी तुम्हारी लौकिक संस्कृत, और यही परिवर्तनशील भाषा भी थी, और इसी में आगे चलकर क्या होता है, परिवर्तन भी होते हैं। ठीक है, जिसमें कि हमारे रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में परिवर्तन होकर बनती है हमारी पाली भाषा। पाली भाषा में परिवर्तन होकर बनती है प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा में जब परिवर्तन होता है, जब इसके शब्दों का रूप बिगड़ना आरंभ हुआ, तो इससे क्या बनती है हमारी अपभ्रंश भाषा। ठीक है, पाली भाषा वही भाषा है जो हम पढ़ते हैं, लिशन में हमने पढ़ा भी होगा कि बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक वो पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। इसके अलावा जो जैन धर्म की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, ये आपने पढ़ा होगा लिशन में। ठीक है, तो दोबारा से देखिए कि संस्कृत हमारी क्या हो गई, मूल भाषा हो गई, जिसे कि आप जगत जननी भाषा भी बोल सकते हैं, क्योंकि संसार के लगभग सभी भाषाओं की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? संस्कृत भाषा से मानी जाती है। और आरंभ में संस्कृत के 2 रूप प्रचलन में थे, एक था वैदिक संस्कृत और दूसरा था तुम्हारा लौकिक संस्कृत। ठीक है, लौकिक संस्कृत क्योंकि उस समय आम जनमानस की भाषा हुआ करती थी, जिसमें कि परिवर्तन हुआ, और इस लौकिक संस्कृत से परिवर्तन होकर बनती है हमारी पाली भाषा। पाली भाषा में परिवर्तन होता है, इससे बनती है प्राकृत भाषा। पाली भाषा में परिवर्तन होकर बनती है प्राकृत भाषा, और प्राकृत भाषा में जब परिवर्तन होता है तो इससे बनती है अपभ्रंश। और अपभ्रंश का एक भेद निकल के आता है शौरसेनी अपभ्रंश, और इसी शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास माना जाता है। अब चलते हैं आगे। देखिए, एक क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा का विकास किस से माना जाएगा? आपके 4 ऑप्शन है: संस्कृत, अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एग्ज़ाम में हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो आपको उस विकल्प का चयन करना है जो कि उस क्वेश्चन के सबसे निकटतम हो, सबसे क्लोजेस्ट जो उसका आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर है आपका शौरसेनी अपभ्रंश।
सौरसेनी अपभ्रंश है। देखिए, होने को हिंदी का विकास संस्कृत भाषा से भी हुआ है, लेकिन आप क्वेश्चन को पूछने के तरीके पर डिपेंड कीजिए कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अगर यहीं पर ये क्वेश्चन होता है कि हिंदी भाषा का विकास किस मूल भाषा से हुआ है, ठीक है, तो आपका आंसर सीधे सीधे क्या हो जाता है, संस्कृत हो जाता है, क्योंकि मूल भाषा क्या है, हमारी संस्कृत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है हिंदी का विकास किससे हुआ है, और आपका जो इसमें सबसे क्लोजेस्ट, सबसे जो निकटतम जो आपका उत्तर है वो सौरसेनी अपभ्रंश से होगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं लौकिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, और उस अपभ्रंश में भी उसका एक भेद होता है सौरसेनी अपभ्रंश, वहाँ से हमारे हिंदी का विकास माना गया है। तो वहाँ पर हमेशा क्वेश्चन को बहुत गहराई से पढ़ के अच्छे तरीके से करना है। जैसा आपने एक क्वेश्चन देखा भी होगा, एक एग्ज़ाम में आया था 746 क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था 31 अक्टूबर को, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मीराबाई की मूल भाषा क्या थी। तो वहाँ पर मीराबाई की मूल भाषा क्या थी, तो वहाँ पर कई लोगों में मतभेद था इस क्वेश्चन को लेकर। कई लोग बता रहे थे इसका आंसर ब्रज भाषा है, कई लोग क्या, ज़्यादातर लोग इसका आंसर ब्रज भाषा ही बता रहे थे। लेकिन उसमें पूछा गया था कि मूल भाषा क्या थी, तो मूल भाषा वहाँ पर आंसर आया था राजस्थान। क्यों आया था, क्योंकि मूल रूप से राजस्थान की थी तुम्हारी कौन, मीराबाई, और उनका जन्म हुआ था राजस्थान के मेड़ता में, तो इसीलिए उसका आंसर तुम्हारा राजस्थान आया था। तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका क्या है आयोग का, उस पर डिपेंड करेगा, और आंसर जो उसका आया था लास्ट में वो उसका आंसर राजस्थानी ही आया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे। अब हम पढ़ते हैं हिंदी का भौगोलिक दृष्टिकोण। हिंदी के भौगोलिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो हिंदी के भौगोलिक दृष्टिकोण में हम देखते हैं कि हिंदी भाषा जो है इसे मध्य देशीय भाषा परंपरा की विशिष्ट उत्तराधिकारिणी भी कहा गया है। मध्य देशीय भाषा परंपरा की विशिष्ट उत्तराधिकारिणी क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि हिंदी जो है तुम्हारा यह मुख्यतः मध्य प्रदेश के खंडवा क्षेत्र तक ही बोली जाती है। हिंदी की अगर हम क्षेत्र की बात करें तो हिंदी में मुख्यतः आपके 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश मेनली यहाँ पर आते हैं हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। तो अगर आप ल्यूसेंट में अगर आप पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा भी होगा कि हिंदी जो है यह पश्चिम में अम्बाला जो कि आपका हरियाणा में आता है से लेकर पूरब में पूर्णिया बिहार तक का, और उत्तर में उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ केदारनाथ क्षेत्र है वहाँ से लेकर दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। और इस रीजन के अंतर्गत ही हिंदी का तुम्हारा हिंदी बेल्ट निर्धारित हो जाती है, जो मेनली हमारी हिंदी बेल्ट है। तो इस बेल्ट के अंतर्गत आपके कौन कौन से राज्य आते हैं देखिए, जैसे राजस्थान हो गया, आपका झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इसके अलावा दिल्ली और कुछ मात्रा में अंडमान निकोबार में भी हिंदी बोली जाती है, ठीक है। इसीलिए इसे मध्य देशी भाषा परंपरा के विशिष्ट उत्तराधिकारी नाम से भी संबोधित किया गया है। अब हम पढ़ते हैं थर्ड, हिंदी का संवैधानिक दृष्टिकोण। संवैधानिक दृष्टिकोण से आप जानते होंगे कि हिंदी जो है तुम्हारा हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल है, और हिंदी के अंतर्गत जो है तुम्हारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है तुम्हारा रखा गया है, और इसमें हिंदी भी एक शामिल है तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ से भी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है, ठीक है। इसको भी आगे बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। तो देखिए, हिंदी की अगर हम संवैधानिक दृष्टिकोण की बात करें तो संवैधानिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि हिंदी जो है हमारे वह हमने संविधान में पढ़ा है कि 8वीं अनुसूची आती है भाषा से संबंधित, जिसमें कि 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, उसमें हिंदी भी एक है। और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, किसमें, भाग 17 में हमने पढ़ा है संविधान में कि भाग 17 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें कि हम पढ़ते हैं आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक का, ठीक है। अब थोड़ा बहुत इनके बारे में जान लेते हैं कि बोली क्या होती है, भाषा क्या होती है, इनकी समझ होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इसको डीप पढ़ना है तो। देखिए, बोली क्या होता है, बोली क्या होता है तुम्हारा, बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। एक सीमित क्षेत्र मतलब तुम्हारा कि उसका क्षेत्र क्या होगा, अपने आप में एक सीमित होगा, एक लोकेलिटी के तौर पर हम उसको देख सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कुमाऊनी बोली, गढ़वाली बोली, तो अर्थात कोई भी भाषा है, कोई भी भाषा, जैसे हम पढ़ते हैं उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र हम पढ़ते हैं, तो एक हमारा कुमाऊं क्षेत्र हो गया, और एक हो गया हमारा, ये हो गया तुम्हारा कुमाऊं क्षेत्र, और ये हो गया आपका गढ़वाल क्षेत्र। तो यहाँ पर हम बोलते हैं, यहाँ पर कुमाऊनी बोली प्रचलित है और गढ़वाली बोली प्रचलित है। अर्थात कोई भी भाषा है अगर उसका क्षेत्र सीमित होता है तो किसी भी भाषा का क्षेत्र सीमित होने पर वो क्या बन जाती है, बोली बन जाती है। और भाषा कब बोलेंगे उसको, कि बोली का क्षेत्र अगर व्यापक हो जाए, कोई बोली है जैसे कुमाऊनी बोली है, अगर इस बोली का क्षेत्र बहुत अधिक मात्रा में विस्तृत हो जाए तो हम इसको क्या बोल देंगे, भाषा बोल देंगे। ऐसी तीसरा टर्म इसमें आता है, मेनली वो आता है तुम्हारा मातृभाषा। मातृभाषा क्या हुई आपकी, कि माँ के मुख से सीखी जाने वाली भाषा, जिसका विकास हमारा मुख्यतः परिवार और समाज से होता है, इसे हम बोल सकते हैं हमारी क्या, मातृभाषा। फिर नेक्स्ट टर्म आता है इसमें राज्य भाषा। राज्य भाषा क्या हो गई हमारी, राज्य भाषा होगी राज्य या देश के शासन या प्रशासन की जो भाषा होती है हम उसे बोलते हैं राज्य भाषा। तो ये
बेसिक टर्म में इनकी जानकारी होनी जरूरी है। जैसे बोली क्या हो गया, कोई भी भाषा जो है उसका क्षेत्र सीमित होने पर हम उसे क्या बोलेंगे, बोली बोलेंगे। जैसे कुमाऊनी बोली, गढ़वाली बोली। भाषा क्या होती है, कोई भी बोली है अगर उसका क्षेत्र अपने आप में बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, भाषा बोल देते हैं। मातृभाषा क्या हो गई, माँ के मुख से सीखी जाने वाली भाषा जिसका विकास मुख्यतः परिवार और समाज से होता है। और राजभाषा किसी भी राज्य या देश के शासन प्रशासन की जो भाषा होती है उससे हम क्या बोलते हैं, राजभाषा बोलते हैं। फिर हमारे आती है राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा जो कि राष्ट्र की अधिकांश या संपूर्ण जनता के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को क्या बोला जाता है, राष्ट्रभाषा बोला जाता है। हिंदी क्या है हमारी, हिंदी को हमारी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ना कि राष्ट्रभाषा का, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रभाषा क्या होगी कि किसी भी राष्ट्र की अधिकांश जनता के द्वारा, अधिकांश या संपूर्ण जनता के द्वारा जो प्रयुक्त भाषा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रभाषा बोलते हैं। एक श्लोक भी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, क्या पता आने वाले किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा बिन निज भाषा ज्ञान के ये निमित्त को सूल। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध श्लोक है, ठीक है, किसके संबंध में, भाषा के संबंध में, ठीक है। फिर हम अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है तुम्हारा पेपर में कि विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है, तो आपका आंसर इसमें हमेशा क्या होगा, विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम क्या होता है, ये होता है हमारा मातृभाषा, ठीक है। विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम माना गया है मातृभाषा को, क्योंकि जो इंसान अपनी माँ के मुख से और परिवार और समाज से सीखता है वही उसकी विचार अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका, राजभाषा अधिनियम कब आया था, किसी एग्जाम में पूछा गया, शायद हाईकोर्ट या किसी पुराने एग्जाम में, मेरे ख्याल से एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। तो राजभाषा अधिनियम जो है तुम्हारा 1963 में आया था, इसको भी आप ध्यान रखना। और इसमें कुल 9 धाराएं हैं, इनको भी ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम आगे जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे व्याकरण का, और यहीं से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है व्याकरण, और यहाँ से आपका व्याकरण प्रॉपर तौर पर आपका चलेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, और अपना व्यू दीजिएगा, आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। अब आगे का पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।